हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक छोटा सा टॉपिक होता है, दैट इज हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एक्चुअल में होता क्या, उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करता है, वो अगर एसएचएम करता है तो फिर एसएचएम के लिए वहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेन हमें उसके टाइम पीरियड में इंटरेस्ट है, हम उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हम जरा जान लें कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है क्या। तो इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं और दो ब्लॉक्स के साथ साथ एक स्प्रिंग होता है, वो कनेक्टेड होता है। तो जैसे ये हमने कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने एक ब्लॉक ये ले रखा है, ठीक है। इस ब्लॉक को हमने M1 नाम दे दिया और इस ब्लॉक से एक दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है। सेकेंड वाले ब्लॉक को हमने नाम दे दिया M2। लेट अस सपोज कि जो स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ है वो L गिवन है, जो नेचुरल लेंथ है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K गिवन है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब होगा क्या अगर हम मान लें कि ये फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे सरफेस पे नहीं है। उस केस में अगर इनको थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ें, तो जैसे ही कंप्रेस करके छोड़ेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों के दोनों लगेंगे। तो देखिए पूरा सीन होने क्या वाला है यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मान लो कंप्रेस करके हमने यहाँ पे छोड़ा, जैसे ही छोड़ेंगे फिर से भगेंगे वहीं पे जहाँ पहले थे, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब यहाँ पे इस पॉइंट्स को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इनकी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे रुकेंगे, ये फिर से क्रॉस करके जाएंगे, मैक्सिमम एक्सटेंशन जो भी होना होगा वहाँ पे फिर से वेलोसिटी जीरो होगी, फिर से ये इनवर्ड डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे, फिर से इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, फिर से थोड़ा सा कंप्रेस होगी स्प्रिंग, दोनों ब्लॉक्स फिर से इधर आएंगे। यानी कहने का मतलब कि इस तरह से ये ऑक्सीलेट करना शुरू कर देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये सारा का सारा सीन है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो फिर वहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि आप कैलकुलेट करके बताओ कि इनका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये, अगर पूरा गौर से हम देखें तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। सबसे पहले तो उन फोर्सेस को आप देखिए, तो आप बोलो यार कि इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो लग रहा है, मान लेते हैं M1, और इसका वेट जो है वो लग रहा है M1G। इस वाले ब्लॉक की बात करें, आप बोलोगे इस पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन M2, और जो वेट है वो हमने मान दिया M2G। ठीक है, अब बोलोगे यार कि नॉर्मल रिएक्शन तो वेट को बैलेंस कर लेगा जी, N1 बैलेंस कर लेगा M1G को, यहाँ से N2 बैलेंस कर लेगा M2G को, जहाँ पे तो फोर्सेस बैलेंस हो गया। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या। अब बोलोगे यार कि स्प्रिंग का फोर्स है। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा सिस्टम के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, लेकिन वो तो इंटरनल फोर्स है। यानी कि स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स है, ये सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, फ्रिक्शन को हमने माना ही नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। तो जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, इसका मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो होगा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, अब आप समझिए कि इसको हम कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं, और कंप्रेस करके जब छोड़ रहे हैं तो रेस्ट से छोड़ रहे हैं ना। रेस्ट से छोड़ने का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है। आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो शुरू में रेस्ट पे था तो हमेशा वो रेस्ट पे रहेगा, यानी कि उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। आप यहाँ से लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि x, ये सेंटर ऑफ मास के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई थी, हालांकि वहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं किया गया था। वहाँ पे आप
अगर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एक्सटेंशन वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता था, साथ ही साथ मैक्सिमम वेलोसिटी भी वहाँ पे कैलकुलेट की जाती थी ब्लॉक्स की। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग एसएचएम को स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग इंटरेस्टेड है इसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि सीन कुछ ऐसा है, यानी कि ये आपकी वही हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे ब्लॉक्स रखे हुए थे, और हमने माना कि ये ब्लॉक्स मूव करके किसी टाइम पे यहाँ पे आया है। ये आपका M1 जो ब्लॉक है ये मूव करके यहाँ पे आया, ठीक है, और मूव करके आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हम देख लें कि कितना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो चलो मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक के अंदर इस डायरेक्शन में ये x1 का हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ इसको भी यहाँ से थोड़ा समझ लिया जाए। ये मूव करके मान लेते हैं कि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में गया, ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन इमेजिन की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि आप आउटवर्ड डायरेक्शन में इनकी मोशन को अज्यूम करो, आप इनवर्ड डायरेक्शन में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम कर रखा है। तो माना कि ये ब्लॉक कहीं मूव करके यहाँ पे आ चुका है, ये आपका है M2, और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया कि यहाँ से x2 है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटीज रही होंगी ब्लॉक्स के पास, वो वेलोसिटी को हमने मान ली। इसके पास चलो मान लिया कि वेलोसिटी ये v1 है इस डायरेक्शन में, और इसके पास जो है दैट इज वेलोसिटी v2, ठीक है। साथ ही साथ स्प्रिंग में तो एक्सपेंशन हुआ होगा, तो स्प्रिंग ये थोड़ा सा मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखा रहा है, जी आपकी स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा, अब जरा फोर्सेस वगैरह को यहाँ पे एडजस्ट करो, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो सिर्फ हम M1 ब्लॉक को लेके ही देख रहे हैं, ठीक है। तो M1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, आप बोलोगे यार कि इस पे तो एक फोर्स लग रहा होगा M1G, साथ ही साथ एक फोर्स इधर लग रहा होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ फ्रिक्शन वगैरह तो हमने माना नहीं। एक फोर्स स्प्रिंग में चूंकि एक्सटेंशन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, एंड रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ब्लॉक M1 का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ तो उसके ऊपर राइट की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। तो चलो हमने मान लिया कि ये एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है इस ब्लॉक पे, ठीक है। अब रीस्टोरिंग फोर्स होता है क्या, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू होता है k टाइम्स यानी स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तो नेचुरल लेंथ है ना स्प्रिंग। अब इधर ये ब्लॉक x2 इधर चला गया, ये ब्लॉक x1 लेफ्ट में चला गया, यानी टोटल जो एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग के अंदर वो x1 प्लस x2 का हुआ। अब देखिए x1 तो M1 की वजह से हुआ एक्सटेंशन, और x2 आप देखेंगे तो M2 के दाहिने मूव करने की वजह से हुआ। तो जहाँ पे एक्सटेंशन में आप बोलोगे कि x1 प्लस x2, ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स एक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, हम सिंपल यहाँ पे M1 को लेके चल रहे हैं, यानी फॉर ब्लॉक M1। पहले M1 का देख लें कि M1 का टाइम पीरियड वगैरह क्या निकल के आ रहा है। तो आप बोलोगे यार कि M1 पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है अल्फा इज इक्वल्स टू दैट इज k टाइम्स ये हो गया x1 प्लस x2 के बराबर, ठीक है। k टाइम्स x1 प्लस x2। क्या SHM प्रूफ हो गया? नहीं, SHM प्रूफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने ब्लॉक में किया x1 का। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता तो हम कहते हैं कि SHM की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी। लेकिन यहाँ पे तो x2 भी आ गया। x2 तो ब्लॉक M2 का डिस्प्लेसमेंट है ना, हम तो यहाँ पे M1 को लेके स्टडी कर रहे हैं। तो एक चीज आप कह सकते हो, आप बोलोगे यार कि x2 को क्या x1 के टर्म्स में लिखा नहीं जा सकता? लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा कि अगर सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है, अगर ये सीन है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि एक ब्लॉक अगर लेफ्ट में मूव किया है x1, दूसरा ब्लॉक लेफ्ट राइट में x2 मूव किया है, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी वही है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आने वाली, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपकी थी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ये दिस वन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, यही अभी भी रहेगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आने वाला। और आपने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास जीरो होना है
तो यहाँ से फिर m1 x1 बराबर क्या होना पड़ेगा, m2 x2 की होना पड़ेगा। हम ये रिलेशन यहाँ पे निकालने के मूड में नहीं है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास चैप्टर है फिलहाल के लिए, अभी आप याद रखिए, ठीक है। एक लेफ्ट में जा रहा है, दूसरे को राइट में जाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना, ठीक है। यहाँ से वी कैन राइट x2 इन टर्म्स ऑफ x1, तो x2 इज इक्वल्स टू हो गया m1 डिवाइड बाई m2, ठीक है, एंड ये आपका हो गया x1। तो x2 को हमने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ क्या, x1, तो ठीक है, यहाँ पे आप रख दीजिए वैल्यू। तो Fr, ये रिस्टोरिंग फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, जरा इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक को हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक हो गया m1, इस पे इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है Fr इज इक्वल्स टू k टाइम्स x1 प्लस x2। यहाँ पे लेफ्ट में इसके पास वेलोसिटी थी v1। ऑब्वियस सी बात है कि जिस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्सीलरेशन भी उसके अंदर उसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर राइट में रिस्टोरिंग फोर्स है तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो भी किधर होगा, कि राइट की तरफ होगा। उस एक्सीलरेशन को हमने इन अप दे दिया। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, जे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू जे एफ आर को आप लिख सकते हो मास m1 इंटू ए के बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए, एफ आर को m1 a इज इक्वल्स टू k टाइम्स, ये हो गया x1 प्लस x2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं m1 बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई x1, सो दिस इज m1 बाई m2 और ये हो गया x1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए तो m1 a इज इक्वल्स टू k टाइम्स, एक काम करते हैं यहाँ पे कि कॉमन कर लेते हैं x1 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बचेगा m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m2, और ये x1 तो हमने कॉमन कर रखा है ना, ठीक है। m1 को आप नीचे कर लो, सो a विल बी इक्वल्स टू k m1 प्लस m2 डिवाइड बाय ये m2 तो ऑलरेडी पहले से था, m1 भी नीचे आ गया, चलो m1 भी नीचे आ गया एंड दिस इज x1, ठीक है। अब आप देखिए, अब जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया x1। एक्सीलरेशन मतलब क्या, आप बोलोगे यार इसका ब्लॉक, इस ब्लॉक एक्सीलरेशन a इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसके आगे, इसका मतलब कि एसएचएम तो प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ हो गया कि जो ब्लॉक m1 है वो एसएचएम करेगा, ठीक है। अब जब एसएचएम करेगा तो इसको आप कंपेयर कर दो ना, a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x यानी डिस्प्लेसमेंट, तो x की जगह पे x1 लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमने x1 ले रखा है। जब आपने ऐसा किया तो आप बोलोगे ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी आपकी ओमेगा स्क्वायर की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये k टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 m2, ठीक है। देन ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ये सारा का सारा रूट के अंदर चला जाएगा ना तामझाम, स्क्वायर रूट ऑफ k m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 m2, ठीक है। हमने तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ना, कोई बात नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो गया 2 पाई बाई, जब ओमेगा करोगे तो ये टर्म्स ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर रूट ऑफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया और ये k, ठीक है। तो हम जहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिए और ये किस ब्लॉक का हमने कैलकुलेट किया टाइम पीरियड, जो हमने कैलकुलेट किया ब्लॉक m1। एक बात याद रखिएगा, दोनों ब्लॉक साथ में मैक्सिमम पे जाएंगे, साथ में इक्विलिब्रियम पे आएंगे, फिर साथ में वो कंप्रेस होकर फिर दूसरे वाले एक्सट्रीम पे जाएंगे, यानी राइट एक्सट्रीम पे भी एक साथ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे भी एक साथ आएंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी एक साथ जाएंगे। इसका मतलब कि ये तो श्योर है कि दोनों का टाइम पीरियड जो होगा वो सेम निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे ब्लॉक m1 का टाइम पीरियड आपको दिखाया, ठीक है। एक चीज और, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना कि m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। इसको एक नाम दे दिया गया, इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, और इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं,
ये सिर्फ इसको इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए एक टर्म इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, इस पूरे की जगह पे आप म्यू लिख सकते हो अंडर रूट म्यू डिवाइड बाई, ठीक है। तो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दिया। दूसरी बात तो ये कि भाई ये तो हमने ब्लॉक M1 का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक M2? यार ब्लॉक M2 का टाइम पीरियड क्या होगा? तो ब्लॉक M2 का अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो वो कुछ अलग नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? अब यहीं से आप समझिए, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो लेफ्ट की तरफ एक्ट हो रहा होगा Fr, और ऑब्वियस सी बात है कि Fr इज इक्वल्स टू हो जाएगा K टाइम्स भाई टोटल एक्सटेंशन। तो ब्लॉक M1 की बात करो चाहे M2 की बात करो, एक्सटेंशन तो स्प्रिंग में हुआ है ना, वो तो दोनों के लिए सेम होगा, x1 प्लस x2। x1 ब्लॉक M1 की वजह से, इसकी वजह से x2, तो टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2। ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट में रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसके अंदर जो एक्सीलरेशन रहा होगा वो भी लेफ्ट में रहा होगा। वो एक्सीलरेशन हमने मान लिया a, ठीक है। आप A1 A2 मान लो भी फर्क नहीं पड़ता, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं फिलहाल, जैसे हमने उसका भी a माना, इसका भी चलो a डैश मान लो, क्या दिक्कत है। अब थोड़ा सा इस ब्लॉक M2 को हम अलग से ड्रॉ करते हैं, यानी कि हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं फॉर ब्लॉक M2। जब M2 के लिए आप कैलकुलेट करोगे, अच्छा हाँ, यहां से अगर x2 निकालना पड़े तो x2 आप क्या लिख सकते हो? x2 आप लिख x2 नहीं सॉरी, अगर आपने x1 निकालना पड़े, अगर हमें x1 निकालना है तो M1 को इधर भेज दो, ये आपका हो जाएगा M2 अपॉन M1 इनटू x2, सॉरी ये x2, ये x1 हो गया, ठीक है। हम ब्लॉक M2 की अगर बात करें, चलो M2 को पहले अलग से ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका हो गया M2, इस पे लेफ्ट की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है Fr, और लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन, ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो हमने लेफ्ट में मान लिया। मानना क्या होगा, ये होगा इसके पास वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में v2, इस वेलोसिटी से हमें कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन हम लिखें तो आप बोलोगे Fr इज इक्वल्स टू, ये हो गया K टाइम्स x1 प्लस x2। क्या SHM प्रूफ हो गया ब्लॉक M2 के लिए? नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आना था, x2 लाना था। क्यों? क्योंकि ब्लॉक के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट किया गया है ना, वो तो x2 का डिस्प्लेसमेंट किया गया, यानी रिस्टोरिंग फोर्स भी हमारा x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना था। बोलोगे यार यहाँ पे तो x1 x2 दोनों आ गए, तो क्या दिक्कत है? x1 x2 दोनों आ गए तो क्या हम x1 को इन द टर्म्स ऑफ x2 नहीं लिख सकते? x1 को आप लिख सकते हैं M2 अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई x2, तो ये Fr को आप लिख लो ना, Fr को आप ये भी लिख सकते हो m इंटू a डैश, m नहीं M2, तो ये हो गया M2 a डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स x1, तो x1 को हमने लिखा M2 अपॉन M1, सो दिस इज M2 अपॉन M1 x2 प्लस ऑलरेडी यहाँ पे एक x2 था, ठीक है। सो M2 a डैश इज इक्वल्स टू, x2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, K ब्रैकेट के अंदर M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1, और ये हो गया x2। M2 किधर लाओ, सो a डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स M1 प्लस M2 डिवाइड बाई, ये M2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पहले से M1 यहाँ पे है, तो ये आपका हो गया M1 M2, दिस इज x2। अब आप ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप यहाँ से बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन इन द ब्लॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया डिस्प्लेसमेंट। ब्लॉक पे हमने डिस्प्लेसमेंट x2 किया था, जो एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब कि जो हमारी SHM है ये तो प्रूफ होगी। अब बात है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पीरियड हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट। तो इसको आप कंपेयर कर दो, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब x2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x2 का हुआ है, तो आप देखोगे कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये पूरा टर्म दिया हुआ है, और ये क्या है, K टाइम्स M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 M2, ठीक है। आप एक बात याद रखिए, ये M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 ये तो म्यू होता था,
यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, तो ये 1/μ हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k डिवाइड बाई म्यू, विच इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू √k डिवाइड बाई। ठीक है, अगर एक बारी आपने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया, फिर बचा ही क्या, आपका हो गया टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा आप करोगे डिवाइड करोगे तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू डिवाइड बाई। तो आपने देखा कि चाहे आप m1 के टाइम पीरियड की बात करो, चाहे m2 के टाइम पीरियड की बात करो, दोनों का टाइम पीरियड सेम निकलेगा। ये सारा का सारा अरेंजमेंट, यानी दो ब्लॉक्स कनेक्टेड विद अ सिंगल स्प्रिंग, अगर ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, सिस्टम कर रहे हैं, तो उसी सिस्टम को बोला जाता है आपका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो छोटा सा टॉपिक था, इसके फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज और, इसमें एक और तरीका थोड़ा सा हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर ही लें। तो सबसे पहले तो हम फिर से वही डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो जो हमने लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे पहले तो चलिए दोनों ब्लॉक्स को बना लिया जाए। ये हमारा ब्लॉक है, ये M1, ठीक है, ये स्प्रिंग है, और दूसरा ब्लॉक है, ये हमारा M2 है। ये दूसरे मेथड की हम बात कर रहे हैं। भाई अप्रोच थोड़ा सा चेंज करके देखें, क्या भी कोई तरीका है टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का। ओके, जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की वो L है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K है। हमें नहीं पता सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, चलो मान लिया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पे मान लिया। ऐसा क्यों माना, चलो मान लिया कि जो M1 है वो ग्रेटर देन M2 है। अगर M1 M2 से बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो M1 के टुवर्ड्स होगा। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। ये जो डिस्टेंसेस वगैरह गिवन है, हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है M1 से सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस हमने x1 मान लिया, सॉरी इस डिस्टेंस को x1 मान लिया। ठीक है, M2 से जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया x2। क्या क्या चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं? आप बोलोगे आपकी पहली बात तो ये कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 को हम लिख सकते हैं L के बराबर। ये बात तो ठीक है। दूसरा, x1 आप क्या लिख सकते हो? तो ये सब चीजें सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा है। अगर x1 हमें पता करना है ना, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, ठीक है, तो मास यहाँ पे लो आप M2, क्योंकि M1 से डिस्टेंस पता करना, तो मास लेते हैं M2, और दोनों ब्लॉक के बीच की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई, ये आपका हो गया M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको x2 पता करना है तो मास आप लीजिए M1 और ये L डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये चीजें हो गई। ठीक है, ये पहले हम लिख ले रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़े इसका। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो K मल्टीप्लाइड बाई L होता है ना किसी भी स्प्रिंग के लिए, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये हमेशा जो होती है वो कांस्टेंट निकल के आती है। क्या निकल के आती है? कांस्टेंट निकल के आती है। आपको पता है कि जैसे स्प्रिंग अगर L लेंथ की है तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, अगर उसी स्प्रिंग की लेंथ हाफ कर दो तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो 2K हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, उसके लंबाई को अगर आप चेंज करोगे तो उस पर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ, यानी कौन से लेंथ ऑफ स्प्रिंग के बाद ऐसा होता है। तो के एल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या इसका इस्तेमाल होना है? तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए, सारा वही सीन है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नॉर्मल रिएक्शंस जो होंगे वो वेट को बैलेंस कर रहे होंगे, फ्रिक्शन है नहीं। रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स इसमें एक्ट हो रहा है जो कि इंटरनल फोर्स है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास 0, वो भी 0। इसका मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये जो सेंटर ऑफ मास आपको दिख रहा है ना,
ये भले आपका ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास वही का वही रहता है। मतलब ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे जहां पे फिक्स है, किसी रिजिड पॉइंट से बंधा हुआ है ये पॉइंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब ये ऐसे बिहेव कर ही रहा है जैसे कि ये किसी रिजिड पॉइंट से बंधा हुआ है, तो ठीक है ना, बांध ही दो उसे, चलो बांध देते हैं फिर। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर जो है पहले तो ब्लॉक वगैरह, तो ये हमारा हो गया ब्लॉक, ये है M1, यहां से लेकर यहां तक हमने मान लिया कि यहां पे कोई रिजिड सपोर्ट बंधा हुआ है, क्योंकि यार ये पॉइंट तो मूव कर नहीं रहा है ना, तो ऐसा मान सकते हैं, मानने में क्या अर्थ है, ठीक है। दूसरा, आप ऐसे मान लो कि जो इधर वाला हिस्सा है, ये राइट वाला जो हिस्सा है, उसके साथ भी यही सीन है, ये आपका हो गया M2, ठीक है। ये हमने देखा कि ये X1 है और ये क्या है, X2, ठीक है। अब एक चीज और यार, यहाँ पे यार लंबाई तो अलग अलग हो गई, लंबाई तो हमने चेंज कर दिया, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी कि यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी बदल गया होगा। तो चलो इस वाले हिस्से का, जो स्प्रिंग का हिस्सा M1 से कनेक्टेड है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है हमने मान लिया K1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने मान लिया K2, कितना मान सकते हैं। अब एक बात बताओ, K इंटू L बराबर कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हो, सॉरी आप ऐसा लिख सकते हो कि K इंटू L बराबर, अगर L लेंथ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट है K, तो हम X1 लेंथ का निकालना है, तो अगर लेंथ X1 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1 है, यानी ये प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमें K1 चाहिए, तो K1 निकाल लें, K1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स L डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, X1, K1 is equals to K टाइम L डिवाइड बाई X1, X1 हमारे पास है ना, obvious बात है, M2L upon M1 प्लस L, तो ये आपका हो जाएगा K L डिवाइड बाई X1 को आपने लिखा M2L डिवाइड बाई M1 प्लस L, तो ये हो गया M1 प्लस M2। अब देखिए L से L कट गया, ठीक है, तो K1 is equals to क्या मिल गया हमें, K1 is equals to मिला K टाइम्स M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M2। हमें ये पता चल गया कि इतने हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना, इस वाले हिस्से का। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ अगर इस वाले हिस्से का टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, अब भूल जाओ उधर कुछ था भी, तो ये तो हमने हॉरिजॉन्टल में जो स्प्रिंग कनेक्टेड था, हॉरिजॉन्टली ऑक्सीलेट कर रहा था, हमने एक चीज पढ़ा था, T इज इक्वल्स टू 2 पाई, अगर M मास ऑक्सीलेट कर रहा है तो मास डिवाइड बाई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट किया, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मेन फॉर्मूला जो अब बोलोगे T इक्वल्स टू दिस वन इज 2 पाई, मास तो कौन सा मास ऑक्सीलेट कर रहा है, बोलोगे M1 ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई कौन सा स्प्रिंग, तो सिर्फ ये वाला स्प्रिंग लेंगे ना जो X1 लंबाई का है, यानी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप लेंगे, आप बोलोगे ये हो जाएगा M1 अपॉन K, ठीक है, वैल्यू आप रखिए, सो T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर, ये हो गया M1 डिवाइड बाई K1 की वैल्यू क्या है, तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, इसको आप रख दो K M1 प्लस M2 अपॉन M2, तो M2 आपका चला गया ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया T इज इक्वल्स टू 2 पाई, देखो वही चीज M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसको तो म्यू लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको आप लिख दिया म्यू, सो दिस इज म्यू डिवाइड बाई K। तो आपने देखा कि जो हमने इसके पहले वाला मेथड यूज करके टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड आपका यहाँ पे, तो जहाँ तो हमने M1 का कैलकुलेट किया, आप M2 का कैलकुलेट कर सकते हो, जब M2 का आप कैलकुलेट करोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, K1 आप मत निकालना, आप निकालना है K2, तो जब आप K2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा K टाइम्स M1 प्लस M2, अब देखिए ना K1 था तो M2 था, K2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका M1 हो जाएगा, ठीक। अब अगर टाइम पीरियड आप M2 का निकालें, M2 ब्लॉक आपका कुछ ऐसा था, सीन को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, तो ये हमने माना कि यहाँ पे कनेक्टेड है, ये आपका है ब्लॉक, ये M2, इसकी लंबाई क्या है, X2 लंबाई है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K2 मान रखा है, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा T इक्वल्स टू 2 पाई, मास कौन सा मास ऑक्सीलेट कर रहा है, तो M2 डिवाइड बाई K2,
अब आप वैल्यूज रखिए, कहानी खत्म है। वैल्यूज आप रखिए, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई m2, उसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइड बाई k2। तो k2 की जगह पे k, ठीक है, m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1, तो m1 आपका ऊपर चला गया, सो दिस इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब देखिए ना, वही चीज़ निकल के आ गई, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 पाई m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइड बाई k, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की टाइम पीरियड की। तो आपने देखा कि चाहे मेथड 1 की बात करें चाहे मेथड 2 की बात करें, टाइम पीरियड जो है हमारा दोनों केस में सेम निकल गया है। तो छोटा सा टॉपिक था, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वी कैन स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।